We can start now. Okay. A very good evening to one and all, and I welcome each one of you to this lecture series of Guruji Ke Saath Guruvar. Today we are very happy to share that this is our Silver Jubilee session. It is the 50th. It's a Golden Jubilee session. It is the 50th session of our 100 lecture series, and we have wonderful speakers today. So our first speaker is somebody who's very famous in the, as she posts the morning rubrics every day, we see her presence in the group daily. She is Dr. Neelam Avtar Singh, and madam has completed her DHMS in 1985. She's practicing homeopathy since last 37 years. And since 1993, she has come to the Mind method, practicing Dr. Segal's method. She has been a speaker in many seminars, runs 2 charitable OPDs, operating many OPDs. She is an author of the book Marvel Sapphires, which has 51 cases. And she is also the co-author of the book Homeopathy and Mind. She is also associated with the group ASRH. And we are very happy to have Neelam ma'am over here with us for a case. We have heard her before also. So a very warm welcome to you, Neelam ma'am. Please let's welcome her with a big round of applause. Over to you, madam. Welcome. Hello, everyone. So first of all, I congratulate Dr. Liaquat Nimole ji for this 50th episode of a wonderful series. So I'm so happy, I'm so glad to present myself here on this platform on this day, especially on 50th episode. So thank you, Dr. Nimole. Thank you, Dr. Mansi and Dr. Parinita. So in this series, हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को, डॉक्टर लियाकत निमोले ने बहुत सारे डॉक्टर्स को मौका दिया उनके केसेस प्रेजेंट करने का, उनके बहुत सारे व्यूज शेयर करने का. पहले भी I have already come to this platform, so this is my second presentation here. आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज की. सीलिएक डिजीज क्या है, इसमें क्या होता है और हम किस तरह से ऐसे केसेस को ठीक कर सकते हैं. सबसे पहली बात कि सीलिएक डिजीज है क्या. सीलिएक डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. आज के टाइम में एलोपैथी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं. अगर एलर्जी होती है किसी को, वो एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में वो सिर्फ पैलिएट करते हैं, पेन ठीक करते हैं, तकलीफ ठीक करते हैं, सिम्प्टोमेटिक है, लेकिन क्योर नहीं कर पाते. तो आज हम उसी चीज पे बात करेंगे कि ये सीलिएक डिजीज क्या है. ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जब पेशेंट ग्लूटेन खाता है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो व्हीट में भी है और भी बहुत सारी चीजों में है, लाइक बार्ले, राई, ओट्स, इन सब चीजों में है. जब ये पेशेंट्स जो सीलिएक डिजीज से सफर करते हैं, जब ये पेशेंट्स व्हीट खाते हैं, जब ग्लूटेन खाते हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है. वो एक्टिवेट होके हमारी बॉडी को कुछ सिग्नल देता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं और जिसके कारण वो अपनी ही बॉडी को, अपने ही इंटरनल सिस्टम को, अपने ही इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं. जो एक नॉर्मल पर्सन है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको सीलिएक डिजीज नहीं है, जब वो व्हीट खाता है, जब वो ग्लूटेन खाता है, तो उसकी बॉडी, उसकी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं. ये बीमारी सीलिएक डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है. इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं, छोटे छोटे हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है
तो वो अपने ही विलाई को खा जाता है। जब विलाई को या तो वो एट्रोफी हो जाती है, श्रिंक हो जाते हैं, थोड़े रह जाते हैं, या इंटेस्टाइन अंदर से बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, उसके कारण स्मॉल इंटेस्टाइन कोई भी मिनरल्स को, आयरन को, किसी भी और मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स अनीमिक हो जाते हैं। ये सबसे पहला सिम्टम है ग्लूटेन एलर्जी, व्हीट एलर्जी या सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स का, कि उनका एचबी बहुत कम रह जाता है और वो अनीमिक हो जाता है। व्हीट एलर्जी की कंडीशन तब आती है जब पेशेंट को सिर्फ व्हीट खाने से, गेहूं खाने से एग्रीवेशन होती है। गेहूं खाने से उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब ग्लूटेन एलर्जी है उसमें गेहूं के साथ साथ और भी बार्ले, ओट्स का थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत जगह पे लिखा है कि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा है कि ओट्स भी में भी ग्लूटेन। सो जब ये लोग ग्लूटेन खाते हैं या व्हीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ये डिजीज, स्मॉल इंटेस्टाइन के सब विलाई फ्लैट हो जाते हैं और ये अनीमिक होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए जिनका एचबी सिर्फ 4 रह गया या 5 रह गया। मैं पिछले 17 साल से, 17 ईयर से इन पेशेंट्स को ठीक कर रही हूँ। सबसे पहला केस मेरे पास 2006 में आया था, जो कि हमारे यहाँ पे पीजीआई है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे नॉर्थ में, बहुत इर्द गिर्द की सभी स्टेट्स को ये फीड करता है। तो वहां से उन्होंने 7 साल ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आज भी बहुत सारे पेशेंट्स एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो उनको आयरन एंड कैल्शियम और मल्टीविटामिन ये सब देते रहते हैं, प्रोटीन देते रहते हैं, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता। और जब पेशेंट 4-5 साल इधर उधर घूम के देखते हैं कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तब वो होम्योपैथी में। अब हम बात करते हैं कि सीलिएक डिजीज के मेन 5-7 सिम्टम्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट इस बीमारी से सफर कर रहा है। सबसे पहली बात जो मैंने बोला कि उसमें कोई मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एचबी कम हो जाता है। अगर वो बच्चा है तो बच्चे की ग्रोथ, उसकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, उसकी हाइट बिल्कुल छोटी रह जाती है, वो बिल्कुल पतला सूखा हुआ, बिल्कुल थिन ऐसा हो जाता है, और उसके पेट में हमेशा खराबी रहती है, या तो उसको लूज मोशन लगे रहते हैं या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, किसी को स्किन की साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किसी भी तरह की कोई और पेट के साथ स्टूल में म्यूकस आना, स्टूल में ब्लड आना, ये सब कुछ। इन पेशेंट्स का वेट बहुत कम होता है, इनको भूख नहीं लगती, ये खाना नहीं खाते, क्योंकि जब भी खाते हैं तो इनको लूज मोशन आ जाता है और इनका खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। एक्जिमा हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है, हाइव्स होते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन पेशेंट्स में अपीयर होते हैं। और इन बच्चों में खास करके एक जो देखने वाला है, इनकी पॉट बेली होती है, इनका पेट जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ा हुआ होता है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में, ऑलमोस्ट 80-90 पेशेंट्स में मैंने ऐसा पेट देखा कि उनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, बाहर को पॉट बेली का ही। अब बात करते हैं कि इस डिजीज का हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे पता चलेगा। इसमें बेसिकली तो सिर्फ एक ही टेस्ट है, दैट इज टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज टेस्ट, जिसकी डिफरेंट फिगर हो सकती है, कोई 7 से लेस देन होना चाहिए होता है, कोई 20 से लेस देन। तो इससे पता चलता है लोगों का 100, 150, 200, 500, 800, इतना ज्यादा ये टीटीजी लेवल बहुत हाई हो जाता है, और इनका एचबी लेवल
बहुत लो होता है, और अगर कंफर्म करना हो तो वो इनका बायोप्सी होती है, एंडोस्कोपी होती है एंड बायोप्सी होती है, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय हैं उसकी एट्रोफी हो गई है और वो इनको सीलिएक डिजीज है। अगर एलोपैथी की बात करें तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में हम लोग इसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, लाइक थायराइड है, चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। सो ग्लूटेन एलर्जी को, सीलिएक डिजीज को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। मैंने इन पिछले 15-17 सालों में सैकड़ों ही पेशेंट्स का इलाज किया है, और जिसने भी ढंग से ट्रीटमेंट करवाया, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा हो जाता है, साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, जिसने भी ढंग से ट्रीटमेंट करवाया, लगातार ली दवाई, ज्यादा गैप नहीं डाला, वो लोग पक्का है कि ठीक होते हैं। और मेरी जितनी भी मेरा ट्रीटमेंट होता है वो सारा टेस्ट बेस्ड होता है, HB एंड TTG, ये दोनों टेस्ट में रेगुलर पेशेंट्स के करवाती हूँ। ये नहीं है कि पेशेंट के सिम्टम्स डिसअपीयर हो गए, इसका मतलब समझ लो कि उसकी सीलिएक डिजीज ठीक हो गई। नो, उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक होनी चाहिए। वो खाते खाते, गेहूं खाते खाते, व्हीट खाते खाते उसकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आनी चाहिए। सो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है अबाउट सीलिएक डिजीज। आज अगर टाइम परमिट करता है तो मैं 2 केसेस बताऊंगी, क्योंकि आज ये स्पेशल सेशन होने की वजह से डॉक्टर मनोज जायसवाल भी हमारे बीच आएंगे, डॉक्टर लियाकत निमोले भी हमारे साथ होंगे। तो अगर टाइम परमिट करता है देन आई विल टेल 2 केसेस। सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। ये एक बच्ची है, लड़की है 8 साल की, जो मेरे पास 2018 में आई थी। उन्होंने बोला कि जब ये 4 महीने की थी तभी से इसके पेट में दर्द रहता था, इसके स्टूल में ब्लड आता था, म्यूकस आता था। बहुत सालों, 2-3-4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 2013 में किसी डॉक्टर ने, किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने इनको बोला कि आप व्हीट एलर्जी टेस्ट करवाइए। तो जब फर्स्ट टाइम व्हीट एलर्जी टेस्ट करवाई, इट वाज 96.5, जो कि लेस देन 7 होनी चाहिए। इट वाज 96.5। 13 के बाद इन्होंने गेहूं बंद कर दिया। पहले बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई थी, स्टूल बार बार आता था। कभी इन्होंने किसी वैद्य से दवाई ली, यहाँ पे हमारे बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, इन्होंने वहां से भी मेडिसिन ली, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं आया। फिर इन्होंने बिल्कुल 100% व्हीट इसका बंद कर दिया। तो जब ये मेरे पास 2018 में आए, तब इस बच्चे का TTG था 4.4, जो कि लेस देन 10 होना चाहिए था। So it was quite good, लेकिन बीमारी तो थी। हम क्या करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले उसका TTG जरूर चेक करवाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये तो खा ही नहीं रहा बच्चा, तो नेगेटिव ही आएगा। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, नेगेटिव आए, मुझे रिपोर्ट चाहिए इसकी। अगर वो व्हीट नहीं खा रहा, इट्स ओके, लेकिन मुझे उसकी ऐसी रिपोर्ट चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इसका TTG था 4.4। 4.4 चाहे लिमिट में था, वो इसलिए था क्योंकि वो गेहूं नहीं ले रही थी। अगर गेहूं लेगी, व्हीट खाएगी, तो उससे फिर दोबारा उसका HB कम हो जाएगा, उसकी TTG की रेंज बढ़ जाएगी। जो अभी इसकी कंप्लेंट थी, एक तो उसके फेस पर बहुत वाइट पैचेस थे, पेट दर्द अक्सर होता था, चाहे उसका TTG कंट्रोल में था, लेकिन उसके पेट दर्द, उसकी टांगों में दर्द, उसकी बाजुओं में दर्द,
बहुत ज्यादा होता था, उसको भूख नहीं लगती थी, और कुछ साल पहले उसको जॉन्डिस भी हुआ था। जब मेरे पास वो आई, उसका 8 साल के बच्चे का वेट 19.6 किलोग्राम था और उसकी हाइट 3 फीट 10.5 इंचेस, इतनी उसकी हाइट थी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पेशेंट्स को माइंड के ऊपर उनको एनालाइज करते हैं, उनको इंडिविजुअलाइज करते हैं, और माइंड के बेसिस के ऊपर ही हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। मेरा जो माइंड देखने का तरीका है दैट इज वेरी सिंपल। मैं कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती किसी केस को, मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पेशेंट से पूछती हूँ, और उन्हीं सिंपल क्वेश्चंस को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारी मेडिसिन होती है। इस केस में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बच्चों के केसेस में तो खास करके मेरा एक स्पेशल पैटर्न है, जो अभी हम बात साथ में करेंगे, साथ में पैटर्न की बात भी करेंगे। सबसे पहली बात मैं अक्सर बच्चों में पूछती हूँ उसके पेरेंट्स से कि ये कहना कितना मानता है। तो उन्होंने बोला कि कहना तो मानती है, जिद कितनी करता है बच्ची, ये जिद कितनी करती है। तो उन्होंने कहा कि जिद तो कम ही करती है, ज्यादा नहीं करती। पढ़ाई लिखाई कैसी है, पढ़ने में कैसी? वो कहते हैं पढ़ने में ये बहुत कुछ भूल जाती है। तो मैं पूछती हूँ नंबर कितने आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं? तो वो बोलते हैं कि 99% मार्क्स आते हैं। द चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है, भूल जाती है, इन भूल जाती है, लेकिन मार्क्स देखिए 99% आते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन होता है कि बच्चा अपनी बुक्स को, कॉपीज को कितने ध्यान से, कितने अच्छे ढंग से संभाल के रखता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक ठीक है। अगर पेशेंट ऐसी बात बोलता है कि ठीक ठीक है, गुस्सा हाँ आ भी जाता है, नहीं भी आता, जिद कभी करती है कभी नहीं भी करती, तो हम इन चीजों को, इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम सिर्फ वो सिम्टम्स नोट करेंगे जो खास करके पेशेंट ने स्पेसिफिकली बताया कि ये उसमें पक्का है। क्योंकि अगर हम इस तरह से सिम्टम्स नोट करने लगे, रूब्रिक्स बनाने लगे, फिर तो ढेर सारे रूब्रिक्स बन जाए। हमें कलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स नहीं चाहिए। मैं हर बार पेशेंट डॉक्टर्स को कहती हूँ कि हमने कलेक्शन नहीं करनी कि हमने 20 रूब्रिक्स लगा लिए, 20 रूब्रिक्स में तो कोई भी मेडिसिन नहीं निकलेगी। हमें सिर्फ वो 5-7 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर जो पेशेंट में है, जो उसमें खास है, हम वो रूब्रिक्स को ध्यान में रखेंगे और वही रूब्रिक्स को कंसिडर करेंगे। अंधेरे से पूछा कि अंधेरे से कितना डरती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अंधेरे से नहीं डरती, इंजेक्शन लगने से नहीं डरती, लेकिन रोती बहुत है, मिनट मिनट में रो पड़ना, बहुत जल्दी, हर छोटी सी बात पे इतनी जल्दी रोती है कि पूछो। और जब ये रोती है कि कोई भी हम इसको किसी बात को कह दे कि बेटे ऐसे नहीं करना, जहां पे नहीं बोल दिया बस इसने हमें मारना है। अदरवाइज कहना मानती है, लेकिन अगर इसको किसी बात से मना किया गया, किसी बात से रोका गया, वो इससे बर्दाश्त नहीं होता और वो हमें मारती है, माता पिता को। और इसका रंग भी काला होता जा रहा है, इसकी भूख भी बहुत कम है, मीठा इसको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा रोब डालती है और बातें बहुत करती है। दिस वॉज द केस। अगर कोई डॉक्टर्स इसका कुछ कोई रूब्रिक्स बताना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि हम कौन से इसमें रूब्रिक्स लेंगे, क्योंकि मेरे सभी केसेस बहुत सिंपल होते हैं और सिंपल से ही हमें मेडिसिन निकलती है।
So anyone? हेलो, फियरलेस। जी, फियरलेस। fearless कैसे? फियर नहीं है, आपने बताया ना, कोई भी चीज का डर नहीं है, डरती Okay. नहीं है आपने कहा। नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला fearless है, fear किसी से नहीं, मैंने बोला अंधेरे से नहीं डरती, इंजेक्शन से नहीं डरती। ओके, या fearless अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ fearless तो है ही नहीं बेसिकली वैसे, क्योंकि fearless वाली बात ही नहीं हुई। और कुछ बोलिए, और बताइए। मैडम Fear pains एडमोनिशन of एग्रावेशन fear pains of fear fear pains of ਨਕੀਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ? ਨਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਨਸ नहीं जी नहीं, उन्हें क्यों नो? ठीक ठीक है, तो डर लगता ना? नो नो नो, लिसन, मेरी पहले पूरी तरह से सुनिए। मैंने पूछा कि अंधेरे से डर लगता है, वो कहते नहीं, अंधेरे से नहीं डरती। मैंने पूछा इंजेक्शन से, वो कहते थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा बहुत है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मोरोवर जो नुकीली चीजों वाला है वो स्पेसिफिक फियर है, वो हम पॉइंटेड चीजों का पूछेंगे कि पॉइंटेड चीजों से अगर डर लगता है तो। जो ये इंजर्ड वाला डर है, ये फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है। और बताइए, एंगर एडमोनिशन एग्रावेशन हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहली बात, कहना मानती है, व्हाट इज अनिएबल, यील्डिंग हाँ जी, यील्डिंग ओबीडिएंट रूब्रिक कोई नहीं है जी। यील्डिंग मैडम यील्डिंग हाँ, यील्डिंग, या यील्डिंग डिस्पोजिशन, कहना मान। एडमोनिशन एग्रावेशन ओके, और इंटेलिजेंट, स्ट्राइकिंग, ये मैंने नहीं पूछा कि ये क्या करती, आपको मारती। नो, उन्होंने बोला कि जब इसको किसी बात से रोका जाए। ये क्या है? किसी बात से इसको कह दो कि नहीं ऐसे नहीं करना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Contradiction, intolerance. कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ। वेरी गुड। और तब क्या करती है? मारती है, मारती है। स्ट्राइक डिजायर टू, या बीट डिजायर, स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, या स्ट्राइकिंग, बच्चों में स्ट्राइक करने की आदत को स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, यस, स्ट्राइकिंग, या डिजायर स्वीट्स, हाँ, डिजायर, फूड एंड ड्रिंक्स में स्वीट्स डिजायर। और शुगर का इसका स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि शुगर, चीनी को बहुत पसंद करती है, तो शुगर भी हम ले सकते हैं, चीनी भी, स्वीट्स भी ले सकते हैं, दोनों चीजें। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। और 3-4 रूब्रिक्स रह गए। रोती बहुत है, या विपिंग छोटी टेंडेंसी, छोटी बात पे रोती है और जल्दी रो पड़ती है। 2 रूब्रिक्स आएंगे। विपिंग ऑन ट्रिफल्स एंड विपिंग टेंडेंसी, वीपिंग ट्राइफल्स है एंड वीपिंग इजीली, जो बहुत जल्दी रो पड़ती है। टेंडेंसी तो इन जनरल है, वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी रो पड़ना। क्या, चलो ठीक है, रूब्रिक्स तो हो गए। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे हमने रूब्रिक्स कवर कर लिए, या अभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक रहता है? इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? कंप्लेन के अंदर में बॉडी एक वगैरह, नो, वो छोड़ दो, हम सिर्फ माइंड पे करेंगे। पेन लेग्स, पेन आर्म्स, ये तो बहुत बड़े बड़े रूब्रिक्स हैं, इनमें तो 200, 400 मेडिसिन है, वो रहने दो। लेकिन इसकी कंप्लेंट क्या है इस पेशेंट की? इसको क्या प्रॉब्लम है? क्या बीमारी क्या है इसको? She has wheat allergy, she is a celiac patient। तो वो रूब्रिक हमने क्यों नहीं लिया? किसी ने भी नहीं बोला। जो सबसे पहला रूब्रिक था, कौन सा रूब्रिक बनेगा?
मैं अपनी हर क्लास में, हर केस में सबसे पहला रूब्रिक ये लेती हूँ। दिस इज वीट एग्रीवेट। गेहूं से एग्रीवेशन हो जानी, गेहूं से प्रॉब्लम होनी, एलर्जी का ऐसा हमारे कोई रूब्रिक नहीं है। तो वीट एग्रीवेट ये सिर्फ मर्फी की रेपर्टरी में है, जिसमें वी हैव 27 मेडिसिन। सो सबसे पहला रूब्रिक वीट एग्रीवेट है। उसके बाद आता है यील्डिंग डिस्पोजिशन, वीपिंग इजीली, वीपिंग ट्राइफल्स एट। और इन्होंने एक बात ये भी बोली है कि ये काम करने में बहुत स्लो है। तो हम स्लोनेस एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ के बिल्कुल भी ये, अगर इसके अगेंस्ट कोई बात करती, ये बर्दाश्त नहीं करती और स्ट्राइकिंग मारती है हम। और फूड्स, इन सभी रूब्रिक्स को, दीज आर 11 रूब्रिक्स, इन सभी रूब्रिक्स को जब हम रेपर्टरी में रेपर्टराइज करते हैं तो देयर इज ओनली वन मेडिसिन, दैट इज कौन सी है? कार्सिनोसिन। लाइकोपोडियम, नॉट कार्सिनोसिन, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसने फर्स्ट से लेके एंड तक सभी के सभी रूब्रिक्स को कवर किया। इसके बाद जो सेकेंड मेडिसिन आती है हमारे इस चार्ट में, दैट इज नक्स वोमिका। लेकिन नक्स वोमिका इतनी जल्दी रोता नहीं है, ना कभी आर्सेनिक रोएगा। ये नोट कर रही है, बहुत मेरी आजमाई हुई बात है कि ना तो कभी नक्स वोमिका जल्दी रोएगा, ना कभी आर्सेनिक जल्दी रोएगा। ये दोनों बिल्कुल जल्दी नहीं रोते। और नक्स वोमिका में स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन नहीं है, इन जनरल हो सकता है, लेकिन बच्चों में अगर स्ट्राइक करने की जो स्ट्राइक करता है वो नहीं है। मोरओवर शुगर की डिजायर में भी स्वीट्स में है, शुगर में नहीं। उसी तरह से जो थर्ड मेरे चार्ट में आती है मेडिसिन, दैट इज आर्सेनिक। आर्सेनिक का फास्टिडियस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसका एक तरह का किंग पिन ही है, एक तरह का उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। सो इसमें आर्सेनिक यील्डिंग डिस्पोजिशन में नहीं है, आर्सेनिक वीपिंग इजीली में नहीं है, स्ट्राइकिंग में नहीं है, शुगर में नहीं। तो ये हमारी 3 मेडिसिन है। फोर्थ जो मेडिसिन है दैट इज कार्सिनोसिन। मैं हर केस में पहली 5-7 मेडिसिन को बहुत प्रॉपरली देखती हूँ, लेकिन क्योंकि इस चार्ट में लाइकोपोडियम ने सभी के सभी रूब्रिक्स कवर कर दिए, तो हमारे पास डीडी की ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती। अगर हम कार्सिनोसिन की बात करते हैं, जो फोर्थ मेडिसिन है हमारी, उसमें वीट एग्रीवेट नहीं है। मान लो कोई पेशेंट है, उसको वीट एलर्जी है, वीट एग्रीवेट है, लेकिन वो पेशेंट बाकी सभी रूब्रिक्स में आता है, उसमें सभी के सभी रूब्रिक्स है, एक वीट एग्रीवेट नहीं है, मैं फिर भी उसको प्रेफरेंस दूंगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि फिजिकल सिम्टम या फिजिकल रूब्रिक वो वाला प्रेजेंट हो, लेकिन क्योंकि उसका माइंड पूरे का पूरा हमने लिया है, तो हम माइंड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू फिजिकल। ये नहीं मैं कहती कि फिजिकल छोड़ दो, अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल मिलता है, बहुत ज्यादा मार्क्ड है, तो हम डेफिनेटली लेंगे। मैंने हिप्परसल्फ के साथ बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स ठीक किए हैं, लेकिन हिप्परसल्फ में चिली होना, जो कि उसका एक फिजिकल सिम्टम है, चिली होना बहुत ज्यादा मार्क्ड है। जो लोग बिल्कुल हिप्परसल्फ की साइकी रखते थे लेकिन चिली नहीं थे, वहां पर हिप्परसल्फ ने एक्ट नहीं किया। सो बहुत सारे ऐसे फिजिकल्स हैं जो बहुत मार्क्ड है इन केसेस में। यहाँ पर जो फोर्थ मेडिसिन आती है दैट इज कार्सिनोसिन, वो वीट एग्रीवेट में नहीं है, वो वीपिंग एट ट्राइफल्स में नहीं है। मोरोवर कार्सिनोसिन में 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं जरूर देखती हूँ। फर्स्ट सिम्टम है
कि कार्सिनोसिन हमेशा डोमिनेशन के अंडर काम करती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत फास्टिडियस है, परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल आर्सेनिक के पैरेलल है, इतनी ज्यादा उसमें परफेक्शन होती है। ऑरम भी बिल्कुल इसी तरह का, बहुत परफेक्शनिस्ट, हाईली रिस्पॉन्सिबल। कार्सिनोसिन भी ऐसा, लेकिन ऑरम में और कार्सिनोसिन में क्या फर्क है? जो ऑरम करेगा वो गोल्ड है, वो उसके अंदर की डिजायर है कि मेरा ये काम है, मैंने ये करना है, विद हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कार्सिनोसिन जो होगा वो हमेशा किसी के डोमिनेशन के अंडर काम करेगा। उसके पेरेंट्स हमेशा कहेंगे बच्चे के, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने सारा काम खत्म करना है, तुमने ये करना है। उस डोमिनेशन के अंडर हमेशा कार्सिनोसिन काम करेगा, परफेक्शनिस्ट रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मन में कुछ नहीं होता। उसके माता पिता जबरदस्ती उससे करवाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और हम पिछले पता नहीं कितने 30 सालों से 35 सालों से इसी में लगे हुए हैं कि कौन सी किसी की स्टेट आती है, कौन सी नहीं आती। और कार्सिनोसिन में स्ट्राइकिंग नहीं है। इसमें एक रूब्रिक और हमारा रह गया जो था, उन्होंने बोला कि बहुत रोक डालती है, डिक्टेटोरियल, उसमें भी कार्सिनोसिन नहीं है, लाइकोपोडियम है। सो इस तरह से, क्योंकि सारी की सारे रूब्रिक्स इस मेडिसिन ने, लाइकोपोडियम ने कवर कर लिए, तो हमने इस केस को लाइकोपोडियम से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं अभी पहले मैनेजमेंट की बात करती हूँ, उसके बाद हम इस केस की बात करेंगे। हम वीट एलर्जी के केस को किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, या इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। मैं हर केस को, चाहे वो एक्यूट है, चाहे क्रॉनिक है, चाहे मेंटल है, चाहे पैथोलॉजिकल है, किसी भी तरह का केस है, हम हर केस को 30 पोटेंसी की एक डोज से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर एक्यूट है तो वो डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि उसमें एक दिन के बाद भी मेडिसिन चेंज हो सकती है, 2 दिन के बाद भी हो सकती है। लेकिन क्रॉनिक केसेस में फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज 1 महीने के बाद 200 की होगी। उसके बाद 1 महीने के बाद, खास करके वीट एलर्जी के, सीलिएक डिजीज के केसेस में, 3rd मंथ में हम उसी मेडिसिन की 1 mg की 1 पोटेंसी देंगे, 1 डोज देंगे, 1 mg पोटेंसी की 1 डोज देंगे, और साथ में सैक्लेक चलता रहेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिपोर्ट कैसी आती है। अगर तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है कि, क्योंकि इसकी तो पहले भी 4.4 थी, तो इतनी ज्यादा तो थी नहीं, अभी भी वो नहीं खा रही, तो वो रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आएगी। लेकिन अगर किसी केस में चाहे पेशेंट बेटर फील कर रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट उतनी की उतनी 100-150 ही आती है, इट मीन्स माय मेडिसिन इज रॉन्ग, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं। सो फर्स्ट मैंने उनको लाइकोपोडियम 30 की 1 डोज दी, 1 महीने के बाद 201 डोज, 1 महीने के बाद 1 mg 1 डोज। और उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्ची बहुत जिद्दी होती जा रही है, थोड़ा सा भी डांट दो, थोड़ा सा भी कुछ कह दो, बस मारने लग जाती। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। कहते मैंने पहले भी आपको बताया था, पर पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब तो बहुत जिद्दी होती जा रही है। और जब मैंने बोला कि आप टेस्ट करवाइए, थोड़ा ये पेशेंट थोड़े वीक थे फाइनेंशियली, सो इन्होंने 3 महीने के बाद रिपोर्ट नहीं करवाई। लेकिन मेरा उसके बाद फिर मैंने लाइकोपोडियम 1 mg की 1 डोज दी। 6 मंथ्स के बाद इन्होंने रिपोर्ट करवाई, दैट वाज TTG was 1.042, just 1, and HB was 10, तो बहुत अच्छा था। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट दर्द अभी भी थोड़ा थोड़ा है, और भूख भी नहीं ज्यादा लगती। मैं कभी भी इन केसेस में कोई मैगफॉस, कोलोसिन,
या फेरम फॉस या फेरामेट ऐसी दवाइयां नहीं देती। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लाइकोपोडियम अगर बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है, इससे टाइम लग सकता है लेकिन पेशेंट ठीक होगा। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है तो आप सैक्लेक की एक 200 की छोटी वायल दे सकते हैं ताकि वो बार बार ले सकें, जिससे बच्चे को लगे कि शी इज टेकिंग सम अदर मेडिसिन टू। सो उसके बाद फिर से कि बच्चे के टांगे दर्द होती हैं, पैर दर्द होते हैं, सिर में कभी कभी दुखता है, लेकिन पहले से बेटर है। पहले से इसको लूज मोशन नहीं आते, इसका पेट दर्द नहीं होता है। और हर बार इस केस में लाइकोपोडियम 1 mg की 1 डोज ही दी गई। उसके बाद फिर बहुत देर तक इन्होंने फिर से टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन हर जगह पे लिखा हुआ है बेटर देन बिफोर, बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा है। लाइकोपोडियम 1 mg ही रिपीट की गई एवरी मंथ, और हमने ये करनी है रिपीट। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मानते हैं कि अगर पेशेंट के सिम्टम्स नहीं है तो हम ये दवाई रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है हमें, उसमें जो डिफेक्ट आ गया उसको ठीक करना है। उसके लिए हर महीने 1 डोज ऑफ 1 mg देनी जरूरी है। ये मैं फॉलो करती हूँ डॉक्टर जैन शॉल्टन को। वो हर केस को 1 mg से स्टार्ट करते हैं और हर महीने 1 mg की 1 डोज देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 1 mg की 1 डोज देते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं होती। तो अभी ये 9/18 को आए थे, 9/19 1 साल के बाद इन्होंने बोला है कि पेट में कोई दर्द नहीं है, लूज मोशन नहीं है, मुंह में कभी कभी छाले हो जाते थे वो भी नहीं है, भूख भी नॉर्मल है, स्नीजिंग लगती है, जुकाम हो गया है। तो 0 में हम देते हैं 0 लाइकोपोडियम मींस सैक्लेक। इसका जब दोबारा टेस्ट हुआ दैट वाज 1.24 और HP वाज 10.5। इन लोगों ने, इस पेशेंट ने कभी भी ढंग से दवाई नहीं ली। ढंग से आई मीन टू से कि हर बार 1 हफ्ता ऊपर हो जाता था। अगर 1 महीने की दवाई थी तो ये हमेशा 1.25 महीने के बाद ही आते थे। थोड़े शायद पुअर थे, ये आते भी मेरे जो चैरिटेबल क्लिनिक है वहां पर आते थे। इसके बाद ये मेडिसिन इनकी चली तकरीबन 1.5 साल। हर बार लिखा हुआ है बेटर नाउ, बेटर नाउ, बेटर नाउ। और ये मेरे पास दिसंबर 22 में दोबारा आए कि बेटी की दवाई तो बहुत देर से बंद है लेकिन हमने रिपोर्ट करवाई है, तो आई वांटेड टू शो यू रिपोर्ट। इसकी जो हमने वीट स्टार्ट किया था वो 6 महीने की पहली रिपोर्ट के बाद स्टार्ट किया था। पहले हफ्ते में एक बार का मतलब 1 टाइम ओनली। ये नहीं कि एक बार बोला और पेशेंट 2 बार ले ले या 3 बार लेता रहे। अगर ऐसा करेगा तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस खराब भी हुए, क्योंकि जब पेशेंट को बोल दो कि हाँ इसको हफ्ते में 1 बार दे सकते हो, तो वो 2-2, 3-3 बार कि बच्चा रुकता ही नहीं है, बच्चा मानता ही नहीं है, और वो पेशेंट्स खराब हो जाते हैं। उसके बाद ये दिसंबर 22 में आए और इन्होंने मुझे बोला कि बच्चा ऑल द 3 टाइम्स पूरा वीट खा रहा है, पूरी सब कुछ खा रहा है, और इसकी रिपोर्ट है 1.32 जो कि लेस देन 20 होनी चाहिए थी। सो दिस इज अ वंडरफुल केस ऑफ लाइकोपोडियम। दिसंबर 22, अभी 6 महीने हो गए। मैंने उनको बोला था कि 6 महीने के बाद फिर से आपने टेस्ट करवाना है, और मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि आप दोबारा से अपना टेस्ट करवाया करो, जरूर टेस्ट करवाओ हर 6 महीने के बाद, हर 8 महीने के बाद। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट करवाते हैं और मुझे भेजते हैं उसका व्हाट्सएप में कि इसकी इतनी रिपोर्ट है। सो ये केस था लाइकोपोडियम का।
हेलो डॉक्टर परिणीता, क्या हम कंटिन्यू करें या We have 15 or 20 more minutes. ओके ओके 15-20 ठीक है। तब तक मैं एक और केस बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी कर दूंगी क्योंकि It's okay, बेसिक्स madam. You can take your time. We can extend the session. No worries. ओके ठीक है। ये एक लड़की है जो ये मार्च 19 में आई थी, ये 18 का था। शी इज 26 years old, सीलिएक डिजीज है पिछले 4-5 साल से। मैं थोड़ा जल्दी करूंगी। और जो इसका फर्स्ट टाइम टीटीजी था दैट वाज 57.0, जो लेस देन 7 होना चाहिए। तो इसकी तो इतनी प्रॉब्लम थी, हमेशा ही इंडाइजेशन, पेट दर्द हो रहा है, इंडाइजेशन हुई, खाना पचा नहीं है, खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, यहाँ अटक गया, हर वक्त इंडाइजेशन। ये ठीक करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और बहुत टाइम लगा, इसे तकरीबन 3 years लग गए, 3 साल। तो इसने बहुत एलोपैथी भी ली, एक बार तो इसको डीएमसी में दाखिल होना पड़ा, इतना ज्यादा इसका पेट दर्द होता रहा। उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की। और जब से मुझे पता चला कि मुझे वीट एलर्जी है, तब से मैंने कभी वीट नहीं खाया, लेकिन मुझे चक्कर आते रहते हैं, मेरा पेट दर्द होता रहता है, बार लूज मोशन होता रहता है, बस सारा टाइम मेरा ये ही चलता रहता है। और वो पढ़ाई कर रही थी लड़की। तो मैंने इनसे पूछा कि अपना सब भाव बताइए। इन्होंने कहा गुस्सा तो मुझे नहीं आता, ज्यादा नहीं आता, बहुत ही कभी रेयर हो तो मैं कहती भी नहीं हूँ किसी को कुछ भी, क्योंकि मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। और मैं हाई स्टडीज कर रही हूँ, मैं टॉपर हूँ और मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मुझे हर काम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अपनी सेहत की बहुत चिंता रहती है, छोटी चीजों की बहुत चिंता रहती है, ज्यादा स्ट्रेस रहता है क्योंकि शी वाज डूइंग पीएचडी। ज्यादा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, पता नहीं कहती पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से ही मेरा पेट दुखता रहता है। और जो पीरियड्स हैं वो भी रेगुलर नहीं। पूछा कि अंधेरे से डर, अकेले रहने से डर, इंजेक्शन से डर, तो उसने बोला कि हाँ जी अंधेरे से भी बहुत डरती हूँ, अकेले रहने से भी बहुत डरती हूँ, इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है, और छिपकली से, कॉकरोच से, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है। हर वेट वाज ओनली 42 kilograms। तो जिसमें इस तरह की केस हिस्ट्री हो, अंधेरे से पेशेंट डरते हैं, फियर डार्क, अकेले रहने से फियर अलोन ऑफ बीइंग, टीके से डरते हैं, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, और साथ में छिपकली का डर। जो छिपकली वाला डर है ये कहीं भी आपको इन रेपर्टरीज में कोई एक आधी मेडिसिन है शायद उसी में मिलेगा, अदरवाइज जो मेडिसिन मैं देने जा रही हूँ उसमें नहीं है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा, मैंने इसके केसेस भी बहुत बार डाले हैं कि जो बच्चे अंधेरे से बहुत डरते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ये सब बच्चे साथ में छिपकली से डरते हैं या कॉकरोच से डरते हैं। बाथरूम में अगर एक भी कॉकरोच है या कोई लिजर्ड है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो दिस कम्स अंडर आर्सेनिक एल्बम। इनको मैंने आर्सेनिक एल्बम 30 की एक डोज दी, उसके बाद इनका पेट फिर भी दर्द होता है, फिर 200 की 1 डोज दी, साथ में सैक्लेक, और बीच में इनको एसओएस मैंने कोलोसिन 30 दी कि अगर ज्यादा पेट दर्द हो तो आप प्लीज ये ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एसओएस ही रखो और ज्यादा कुछ नहीं लेना। लेकिन इनका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ, एंटासिड लेते रहे, पता नहीं क्या क्या लिखवाया हुआ है, और
इनका टीटीजी था 12.06, जो कि इन्होंने 3 महीने की मेडिसिन के बाद करवाया। एचबी था 11.70। टीटीजी तो ठीक था, एचबी भी ठीक था, एसजीओटीपीटी सब ठीक था, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी, जो उनका पेट था, उनकी इंडाइजेशन थी, उनके लूज मोशन थे, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। फिर उनको आर्सेनिक एल्बम 1 की 1 डोज दी। पीरियड्स में कुछ सुधार आया, लेकिन अदरवाइज उनका पेट ठीक नहीं हुआ। उनको डीएमसी दाखिल होना पड़ा लुधियाना में। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप चाहे हॉस्पिटल में हो, लेकिन होम्योपैथी आप लेते रहिए, इसको नहीं छोड़ना। 1 साल बीत गया, इनकी रिपोर्ट दूसरी भी नॉर्मल आई, 3.2 आई, दूसरी भी रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन इनका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। 1 साल हो गया, ना डिस्मेनोरिया ठीक हुआ, ना इनका लूज मोशन ठीक हुए, वीकनेस, कमजोरी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना पैटर्न चेंज करूं। उनका फियर डार्क, फियर इंजर्ड एंड फियर अलोन, लिजर्ड, परफेक्शनिस्ट, ये सब कुछ लेकर मैंने आर्सेनिक दी थी। तो 1 साल तक जब ज्यादा रिलीफ नहीं मिला, देन आई थॉट के अब मेडिसिन चेंज होनी चाहिए। रिपोर्ट चाहे नॉर्मल थी, अकेले रिपोर्ट से मतलब नहीं है ना, पेशेंट भी तो ठीक होना चाहिए। अदरवाइज जब हम वीट बंद करती तो पेशेंट 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके सारे सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं। यहाँ तक के पेरेंट्स बच्चे का कहते हैं जी इसकी नेचर में भी सुधार आया, इसकी हाइट में, इसकी ग्रोथ में, सब चीजों में फर्क आया, लेकिन ये 1 साल तक बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने इसका दोबारा से नया सेट ऑफ रूब्रिक्स लिया। डॉक्टर हैनीमैन लिखते हैं कि अगर आपको 2 दवाइयां लगती हैं किसी भी केस में कि ये 2 दवाइयां बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, तो आपने दोनों की दोनों दवाइयां नहीं देनी। ये उन्होंने लिखा है 169 एफोरिज्म कि अगर 2 मेडिसिन आपको लगती कि बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल सूट करने वाली हैं, तो आपने एक मेडिसिन दी। अगर उसका इफेक्ट ठीक हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं ठीक हुआ तो दूसरी मेडिसिन नहीं देनी। तो आपने नए सिरे से दोबारा से केस टेकिंग करनी है, दोबारा से फ्रेश केस लेना है, उसके बाद फिर मेडिसिन सिलेक्ट करनी है। तो इस केस में मैंने ऐसे ही सोचा कि सब फियर्स वगैरह सब निकाल दो। तो अभी मैंने क्या उनसे पूछा दोबारा से, मैंने कहा गुस्सा। कहते डॉक्टर साहब गुस्सा तो पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, जब आप 1 साल पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे गुस्सा के साथ बिल्कुल नहीं आता, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। अब तो गुस्सा इतना बढ़ गया है कि मुझे पता ही नहीं लगता मैं क्या बोल देती हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं उनसे सॉरी फील कर लेती हूँ कि वेरी सॉरी, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी, वेरी सॉरी फॉर दैट। ये नया रूब्रिक था, नया सिम्टम था जो उसमें ऐड हुआ, और मैंने इसको साथ में कंसिडर किया। वीट एग्रीवेट जो पहले ही है, फास्टिडियस जो पेशेंट है, फियर डार्क, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, इंटेलेक्चुअल, कॉन्शियस अबाउट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बात का बहुत ज्यादा, इन सब रूब्रिक्स में सल्फर एंड आर्सेनिक पैरेलल चल रही है। लेकिन अब इसका जो नया रूब्रिक ऐड हुआ, एंगर, पुष्पा जी ने ठीक लिखा, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। पहले उसको गुस्सा नहीं आता था, अब उसको गुस्सा आया और बोल दिया, कह दिया, जिसको जो कहना कह दिया, उसके बाद 2 मिनट में पछतावा हो जाता है। इस रूब्रिक में यही है कि क्विक रिपेंटेंस, एक वर्ड है रिमोर्स, एक वर्ड है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस होती, दोनों पछतावा होते हैं। रिपेंटेंस होती है कि आगे से मैं अब ऐसे नहीं, मैंने बोलना, आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा।
और रिपेंटेंस में एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस में 5-7 ही मेडिसिन है, जबकि रिमोर्स में 70-80 मेडिसिन है। सो जब मैंने ये रूब्रिक इसमें ऐड किया, द मेडिसिन केम आउट वाज सल्फर। सल्फर ने तो थोड़े दिनों में ही अपना रूप दिखा दिया। पहली बार 30 पोटेंसी 1 डोज दी, साथ में सैक्लैक, दूसरी बार 200, तीसरी बार 1 ml। मैं इन पेशेंट्स को हमेशा 1 महीने की मेडिसिन ही देती हूँ। ये अभी पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रिपेंटेंस एंड रिमोर्स। अभी ये नीचे लिखा हुआ था। सो रिमोर्स एंड रिपेंटेंस दोनों का मतलब पछतावा होता है। दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट जगह पे हैं। रिपेंटेंस वाला कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, रिमोर्स वाला कहता है कि मेरे से गलती होगी, पछतावा है इस बात का। लेकिन रिपेंटेंस वाला सोचता है कि नहीं, आगे से नहीं मैंने ऐसे करना। ये फर्क है दोनों में। रिमोर्स में ऐसा नहीं होता, रिपेंटेंस में वो दोबारा ना करने का सोचता है कि नहीं, आगे से नहीं ऐसा करना। सो पहले ही महीने जब भी उसके नो एब्डोमिनल पेन और टीटीजी दोबारा करवाया तो इट वाज 1.0 एंड HB वाज 12.2। मैंने उनको बोला कि 3 मंथ्स के बाद कि आप वंस इन अ वीक स्टार्ट कीजिए। वंस इन अ वीक मैं कह देती हूँ कि संडे को मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी ले सकते। ये नहीं है कि 4-5 रोटियां खा लो, बस एक आधा परोठा लो या पूरी खा लो या कोई केक खा लो, कोई रस खा लो, ब्रेड खा लो, कुछ भी एक चीज खानी, लेकिन थोड़ी सीमित मात्रा में। ऐसे नहीं है कि ज्यादा सारा पूरे दिन का उसी वक्त ही खा लो। तो एडवाइस किया गया कि आप वंस इन अ वीक खाएंगे। उसके बाद अगेन सल्फर 1 ml रिपीट की गई, उसका डिस्मिनोरिया भी ठीक हुआ, फिर से 1 ml 1 डोज। पेट बिल्कुल ठीक रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर इनकी रिपोर्ट आई 0.9, 0.9 मीन्स लेस देन 1 एंड HB was 11.6। तो मैंने इनको बोला कि नाउ यू आर एडवाइज टू टेक वीट ट्वाइस इन अ वीक। एक जैसे संडे हो गया, दूसरा आप वेडनेसडे या थर्सडे ले सकते। तो इन्होंने ऐसे किया, फिर कंटिन्यू चलता रहा 4-5 महीने। अगली बार जो टीटीजी था दैट वाज 6.98 व्हिच शुड बी लेस देन 20 और खाने को वो 4 टाइम्स अब ले रहे थे। और इस पेशेंट को ठीक होते होते 3-3.5 साल लग गए, क्योंकि जो आर्सेनिक वाला वो 1 ईयर था। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती रही लेकिन पेशेंट ठीक नहीं था। सो उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो लास्ट ईयर की जुलाई की है, जुलाई 22। इनका वेट भी इंक्रीज होके 45 किलोग्राम्स हो गया और हर रोज ये खाना खाती हैं और इनका टीटीजी आया 2.06 और HB है 12 और बिल्कुल भी कोई पेट नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई लूज मोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी इनको 1 ईयर हो गया ठीक हुए। So these are 2 beautiful cases of lycopodium and sulfur. अगर किसी के मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अभी हमारे पास 1-2 मिनट पड़े हैं। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं होम्योपैथी में कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस वो मीठी गोलियां देते रहते हैं। मैं इसको किस तरह से लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, किसी एलोपैथ को। दे डोंट नो व्हाट होम्योपैथी इज, उनको नहीं मालूम होम्योपैथी क्या चीज है। मैंने किसी को प्रूव नहीं करना, मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आई कैन से ओनली दिस मच। पिछले 17 साल से मैं इन पेशेंट्स को ठीक कर रही हूँ और सैकड़े पेशेंट्स हैं जो ठीक हुए हैं और उनका सभी का रिकॉर्ड मेरे पास इतना ढेर सारा रिकॉर्ड पड़ा है, जो उनके पहले के, जो उनके खाते खाते, जो उनके बाद में, सारी रिपोर्ट्स टीटीजी एंड HB।
So, any questions? Pushpa Lalwani ji, thank you. मैम क्वेश्चनरीज के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? आपके मन में जो ख्याल आता है पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये समझ नहीं आया, इसमें कुछ ऐसा लगा, कोई रूब्रिक्स के बारे में, कुछ किसी भी चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं कि वीट एलर्जी है, सीलिएक डिजीज है, ग्लूटेन एलर्जी है, या थैंक यू मैम। गुड। मैम आपने इतना अच्छा समझाया है कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचे हैं। Oh, thank you so much. Thank you. तो अभी हम सेशन को ऑफ करें। Thank you so much, Neelam ma'am. आपसे सीखने को बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. Thank you, Neelam ma'am, for the wonderful session. अच्छा, एक सेकंड, issue, one thing I want to add. अभी आपको देखा, आप तो पता नहीं कहाँ गायब रहे। वाह, एक बड़ी इमरजेंसी खुशी हुई आपको देखकर। So nice of you. Yeah. एक इमरजेंसी में गया था दीदी। Okay. जी। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि अब मैडम आपसे सीखने को मन हो रहा है बहुत ज्यादा, इनका रूब्रिक है फ्लैटरिंग। अच्छा, मतलब कि मैं खुश ना हूँ। Oh my God. कोई बात नहीं, कभी-कभी बटरिंग एंड फ्लैटरिंग भी अच्छी लगती है। बटरिंग अच्छी लगती है। हाँ, बटरिंग अच्छी लगती फ्लैटरिंग नहीं है, ये बिजनेस टॉकिंग है। लोग सोचते हैं कि इससे बड़ा और ज्यादा बताएंगे। हेलो डॉक्टर मनोज जायसवाल जी। हेलो। दीदी वैसे भी हमको तो बटर अच्छा ही लगता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। It is always pleasure to hear my sister, my lovely मैं sister. तो आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत ज्यादा। इतना बड़ा आपका ये, मुझे लगता है साल हो गया करते हुए ये सारा। या तो 50th गोल्डन ये एपिसोड है, और ऐसे ही आप करते रहिए। 100 हो जाए, पता ही नहीं चले कब हो गए, और 50 भी पता नहीं कब हो गए। कब 50 जैसे अभी स्टार्ट किया था। अभी सही में। दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो आपने क्रिएट किया है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत आपका आभार जो आप बच्चों को इतना कुछ सीखने को दे रहे हैं। या तो हमको इतनी प्यारी बहन है तो हमको तो करना ही है ना। थैंक यू। बहन का साथ है तो हमको जी थैंक यू सो मच। तो मैं रहेगी ना दीदी। जी बिल्कुल। Thank you. अभी डॉक्टर मनोज जायसवाल जी का होगा। हाँ, मनोज भाई का जी। अनिशु बोल रही आप सुनाते रहिए, मैं आपसे सीखता रहा हूँ। अरे आपसे हम इतना सीखते हैं डॉक्टर साहब। मेरा ऑफ करके लियाकत दादा आप इनको दे दीजिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं और इनसे सीखने कितना अच्छा मिल रहा है ना। नहीं तो अभी फिर आएगी ना दीदी, अभी आएगी फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर से आएंगी नीलम दीदी। आ जाऊंगी, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो आ जाऊंगी। और आप क्या, बुलाओगे मैं जरूर आऊंगी। और क्या, आना ही दीदी ने, साली नहीं आना है। जी अनिश, over to you now. Thank you so much, Neelam ma'am. आपके लेक्चर very enriching, बहुत ही हमको सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you so much for the wonderful session and understanding of the journey. Thank you everyone. Thank you. Thank you, So ma'am, friends, for a wonderful session. thank you Neelam Didi, thank you Dr. Manisha, my darling sister, for the wonderful hosting. Thank you, friends. It's been a pleasure to listen to Neelam madam always, and we have another batsman who's coming one down. Okay, who is on the other end. Sir, sorry, interrupt करते। Screen recording चालू है।